हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्रिया के अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है और क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। तो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अकर्मक की परिभाषा बता चुके थे, एग्जाम्पल दे चुके थे। अब उसके आगे है कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो ये बात वही खत्म हो गया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब नाम से ही मालूम है कि एक कर्मक क्रिया में क्या होगा, एक कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होगा। जब हम वाक्य में क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे और एक जवाब मिलेगा तो वो एक कर्मक क्रिया होगा, और जब हम दो सवाल करते हैं और दोनों का जवाब मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में दो कर्म है। वैसे क्रिया को कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब जैसे देखो, एक कर्मक क्रिया में हो गया माँ खाना देती है। माँ खाना देती है, अब देना क्रिया है। अब इससे हम सवाल करें क्रिया से कि क्या देती है, तो खाना देती है। तो खाना क्या होगा, कर्म हो गया। तो ये किस प्रकार का क्रिया होगा, एक कर्मक क्रिया, यानी इस क्रिया के साथ एक ही कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की क्रिया को कहेंगे एक कर्मक क्रिया। अब मान लो इसी को हम अब बोले कि माँ गरीब को खाना देती है। तो देना क्रिया हो गया, किसको देती है, क्या देती है, सॉरी क्या देती है, तो खाना देती है, ये कर्म हो गया। तो पहला जो हम सवाल करेंगे वो क्या से करेंगे, क्या देती है, खाना देती है। दूसरा सवाल जो हम करेंगे वो किसको या किसकी से होगा, किसको देती है, तो गरीब को देती है। इसमें भी हमको जवाब मिल गया, तो ये दूसरा कर्म हो गया। सवाल किस से किए, किसको या किसको या हाँ किसको देती है। माँ गरीब को खाना देती है, क्या देती है, खाना देती है, कर्म है, पहला कर्म है, क्या से सवाल किए। फिर अगर हम पूछते हैं कि किसको देती है, तो गरीब को देती है, ये भी कर्म हो गया, तो ये दूसरा कर्म हो गया। तो देखते हैं कि इस वाक्य में दो कर्म है, इस प्रकार की क्रिया को कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्वि यानी दो, द्वि का मतलब होता है दो और एक का मतलब हो गया एक। अब ध्यान दो कि माँ खाना देती है, इसमें क्या है, खाना जब किसी को दे रही है तो इसमें जरूर कुछ हिडन है, दे रही है तो किसी को दे रही होगी, जो कि यहाँ गौन है, हिडन है, छुपा हुआ है। ये अंडरस्टूड है कि जब वो दे रही है तो कोई तो होगा व्यक्ति जिसको कि वो दे रही है ना। तो यहाँ पर ये बात हिडन है, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष रूप से आ गया, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से था, माँ खाना देती है, किसी को दे रही है, वो अभी प्रत्यक्ष रूप से था। यहाँ प्रत्यक्ष हो गया कि वो किसको दे रही है, गरीब को दे रही है।
पूरा बात क्लियर हो गया। यहाँ भी समझ में आ रहा है कि दे रही है तो जरूर कोई व्यक्ति होगा, किसी को दे रही, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, किसी को भी दे रही है ना। लेकिन दे रही अंडरस्टूड है कि वो किसी को दे रही है। जब ये प्रत्यक्ष रूप से आ गया कि गरीब को दे रही है या किसी को भी, जिसका भी नाम लो, दे रही है, तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से आ गया। और किसको दे रही है इसका जवाब भी मिल गया, तो ये दूसरा कर्म हो गया। पहला कर्म जो हुआ, पहला जो ये कर्म क्या से जवाब मिलता है, उसको कहते हैं मुख्य कर्म। कैसा कर्म है ये? मुख्य है, क्योंकि ये पहला है। और इसको कहेंगे गौण। ये कैसा कर्म है? गौण है। गौण यानी वही हिडन हुआ, छुपा हुआ, जो कि यहाँ छुपा हुआ था, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आ गया। इसलिए इसको, इस कर्म को कहेंगे गौण कर्म, इसको कहेंगे मुख्य कर्म। मुख्य कर्म क्या होता है? ये अप्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म जो होता है वो अप्राणीवाचक होता है, और गौण कर्म जो होता है वो प्राणीवाचक होता है। वो क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। जो गौण कर्म होता है उसके साथ कारक की विभक्ति लगा होता है। ये प्राणीवाचक जो है ये विभक्ति सहित होता है। प्राणीवाचक जो है वो विभक्ति सहित रहेगा, हमेशा विभक्ति सहित रहेगा। और अप्राणीवाचक जो है वो विभक्ति सहित, विभक्ति रहित रहेगा। रहित का उल्टा सहित का उल्टा होता है रहित, रहित का उल्टा होगा सहित। सहित यानी यानी साथ, यानी इसमें विभक्ति साथ रहेगा प्राणीवाचक में। प्राणीवाचक कौन है? गौण कर्म है। ये कैसा कर्म है? दूसरा कर्म है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 कर्म जो है वो मुख्य कर्म कहलाता है, वो हमेशा अप्राणीवाचक होगा और वो विभक्ति रहित होगा। जबकि दूसरा कर्म जो है वो गौण, उसको गौण कर्म कहते हैं, वो प्राणीवाचक होता है और वो विभक्ति सहित होता है, उसके साथ विभक्ति का चिन्ह लगा होता है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, बताते हैं। जैसे मान लो दुकानदार पैसा देता है। पैसा देता है या सामान देता है, कुछ भी, दुकानदार पैसा देता है। अब देखो, देता है क्रिया है, ये देता है। इससे अगर हम सवाल करें कि क्या देता है, तो पैसा देता है, ये कर्म हो गया। ये कैसा क्रिया हो गया? एक कर्मक क्रिया हो गया। अब जब वो पैसा, देखो अभी यहाँ भी हिडन है, पैसा दे रहा है तो जरूर कोई लेने वाला आदमी होगा, व्यक्ति होगा, किसी को तो दे रहा होगा। तो अगर फिर अब हम इसको बोले कि दुकानदार ग्राहक को पैसा देता है, तो देता है, क्या देता है? पैसा देता है, ये पहला कर्म हो गया। फिर हम सवाल करेंगे किसको देता है? ग्राहक को देता है, तो ये दूसरा कर्म हो गया। ये किस प्रकार का क्रिया होगा? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। इसमें 2 कर्म है। अभी हम बताए थे कि गौण कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है, देखो यहाँ भी प्राणी है, ग्राहक प्राणीवाचक है। और मुख्य कर्म जो कहे थे वो अप्राणीवाचक है। मुख्य कर्म जो क्या है? ये अप्राणीवाचक है। इसमें देखो विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार का होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे
रचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया। अब पांचों को एक एक कर पढ़ेंगे। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया नाम से ही मालूम है कि ये एक ऐसी क्रिया जो एक सामान्य बात की जानकारी देगी। इसमें क्या होगा, एक वाक्य में एक ही क्रिया होगी और वो एक सामान्य बात की जानकारी देगा। जैसे वह पढ़ता है। अब इसमें देखो एक ही क्रिया है पढ़ना, कि वह पढ़ता है और एक ही बात की जानकारी दे रहा है पढ़ने का। वह पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है या किताब पढ़ता है, कहानी किताब पढ़ता है, जो भी हो, पढ़ने का जो क्रिया है वो एक सामान्य बात की जानकारी दे रहा है कि वो पढ़ रहा है जो है इसको कहते हैं सहायक क्रिया। है, था, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया को पूर्ण करने में सहायता देता है। चूंकि ये सहायता देता है इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हम अगर बोले कि वह पढ़ता तो वाक्य इनकम्प्लीट लगेगा, अधूरा लगेगा, समझ में उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर कहेंगे कि वह पढ़ता है तो वाक्य कंप्लीट भी लगता है और बात भी समझ में आ रहा है। इसलिए है, था, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जो कार्य को पूरा करने में सहायता करता है। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त का मतलब ही है कि दो या दो से अधिक होगा। तो जब दो या दो से अधिक क्रिया एक ही कार्य को पूर्ण करने का बोध कराता है तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। यानी इसमें एक से अधिक क्रिया होगा और वो सारे मिलकर एक ही काम का बोध कराएगा, एक ही काम का। लेकिन इसमें ध्यान रखना, एक वाक्य में दो क्रिया होगा, दो से अधिक, लेकिन एक ही साथ आएगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे कि वह चला गया। अब चलना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है, और दोनों एक ही काम का बोध करा रहा है कि वह चला गया। और वाक्य में एक साथ आ रहा है, अलग अलग नहीं। अब मान लो जैसे कि वह आया और बोला, जो भी बोला, बोलने की बात जो भी है, तो यहाँ आना भी एक क्रिया हो गया और बोलना भी एक क्रिया हो गया। कहोगे कि एक ही साथ तो क्रिया है दो एक वाक्य में, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? इन दोनों क्रिया के बीच में और शब्द आ गया है। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। समुच्चय बोधक शब्द कैसा होता है? जो दो वाक्य या दो शब्द को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ दो शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। ये इसके दोनों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द आया। यहाँ देखो कोई बीच में शब्द नहीं है, दोनों एक साथ आया है। एक ही वाक्य में जब दो वाक्य एक साथ आए और एक ही काम का बोध कराता हो तो उसे कहेंगे संयुक्त क्रिया।
अलग अलग कभी नहीं क्रिया रहेगा, एक साथ आएगा। एक वाक्य में जब दो क्रिया एक साथ आए और एक ही काम का बोध कराता हूं तो उसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इसमें इसके नाम में पूर्व आया है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। यानी कि दो कर्ता जो है वो दो काम कर रहा है, एक काम कर लिया फिर दूसरा काम शुरू कर रहा है। तो जब कर्ता एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू करता है, आरंभ करता है, तो पहला जो काम समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया काम करके, उस खत्म हुए काम को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि वो काम पहले कर लिया है, इसलिए इसका नाम दिया गया पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह आकर सो गया। तो इसमें देखो कर्ता दो काम कर रहा है, एक आना और दूसरा सोना। पहला काम कौन सा खत्म किया? आने का, ये नंबर 1 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा काम किया? सोना। तो पहले जो काम खत्म किया उस क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का यही पहचान है कि क्रिया के साथ कर जरूर लगा रहेगा। कोई भी कर्ता एक काम को समाप्त करके जब दूसरा काम शुरू करेगा तो उस क्रिया के साथ कर जरूर लग जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है। इसका डेफिनेशन है कि जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, तो उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब मान लो एक एग्जांपल ले लो, पढ़ना। पढ़ना क्रिया है। जब हम पढ़ेंगे, सुनीता पढ़ेगी तो क्या लिखेगी? सुनीता पढ़ती है। पढ़ने का काम सुनीता कर रही है, सुनीता कर्ता हो गई। अब कर्ता स्वयं काम नहीं करके, खुद काम नहीं करेगी पढ़ने का, और दूसरे को प्रेरणा दे रही है पढ़ने को। जैसे तुम लोग को प्रेरणा दे रहे हैं पढ़ने को, तो क्या हो जाएगा? सुनीता छात्रों को पढ़ाती है। यानी सुनीता स्वयं नहीं पढ़ रही है, खुद नहीं पढ़ रही है, छात्रों को प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है पढ़ने के लिए। तो ये किस प्रकार का क्रिया हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। अब सुनीता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से प्रेरणा करवा रही है, प्रेरित कर रही है कि उन लोग को पढ़ा दो, छात्रों को पढ़ा दो। तो क्या लिखेंगे आप? सुनीता यहाँ खुद प्रेरित कर रही थी, अब वो दूसरे के द्वारा प्रेरित करवा रही है। तो क्या हो जाएगा? सुनीता छात्रों को तो पढ़ा, प्रेरणा दे रही है, किससे? शिक्षक से मान लो, या शिक्षक ही। सुनीता शिक्षक से छात्रों को पढ़वाती है। ये भी हो सकता है कि सुनीता स्वयं तो कार्य नहीं कर रही है, छात्रों को प्रेरित कर रही है पढ़ने के लिए, लेकिन अब खुद नहीं प्रेरित करके दूसरे से प्रेरित करवा रही है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार का हो गया। पहला कौन हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा हो गया, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे
प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया ये, सुनीता छात्रों को पढ़ाती है, लेकिन सुनीता खुद भी नहीं प्रेरित करके दूसरे से भी प्रेरित करवा सकती है, तो हो जाएगा सुनीता शिक्षक से छात्रों को पढ़वाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जब स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों को प्रेरणा देती है, कार्य करने को प्रेरणा देती है, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा। और जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को प्रेरित करने के लिए अन्य के द्वारा यानी किसी तीसरे के द्वारा करवाती है, तो उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें ध्यान दो कि क्रिया जैसे पढ़ती या पढ़ता जो भी होगा यहाँ उसी के अनुसार यहाँ हो जाएगा पढ़ाती और यहाँ हो जाएगा पढ़वाती। पढ़ाता है पुल्लिंग हो जाएगा तो पढ़ाता है पढ़वाता है, जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया तो विकारी शब्द है, इस पे लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुसार ये परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा भी यहाँ पे होगा लिंग उसी के अनुसार क्रिया बदल जाएगा। तो ध्यान दोगे, पहला में पढ़ाती है, दूसरा में पढ़वाती है, लिखती है लिखवाती है, खिलाती है खिलवाती है, सुलाती है सुलवाती है ना। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ स्वयं नहीं सो रही है, बच्चे को प्रेरणा दे रही है सोने के लिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा द्वितीय में, माँ नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है, अब खुद तो नहीं सो रही है, बच्चे को प्रेरणा दे रही है, लेकिन वो भी किससे? दूसरे के थ्रू, कोई अन्य के द्वारा। तो ये हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में एक ही कर्ता होगा, जबकि द्वितीय में दो कर्ता हो जाएगा। काम करने वाला ये था, एक ही है, लेकिन यहाँ एक ही था करने वाला लेकिन दूसरे से करवा रहा है, तो यहाँ दो कर्ता हो गया, इसलिए इसका नाम प्रथम हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और ऐसी क्रिया को कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि इसमें दो कर्ता हो गया, इसमें एक ही कर्ता है, इसमें दो कर्ता आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में देखो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नाम धातु क्रिया किससे है? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम यहाँ है, संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। नाम के बदले में ही सर्वनाम आता है और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ही बतलाता है विशेषण। इसलिए इन तीनों से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। देखो याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे याद रखेंगे कि नाम धातु क्रिया किससे किससे बनता है। तो विकारी शब्द में चार ही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो क्रिया तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो बाकी जो तीन है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से जो क्रिया बनेगा उसे कहेंगे नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से मान लो हाथ है, हाथ से हो गया हथियाना, हथियाना क्रिया है। कोई किसी का सामान ले लेता है, हथिया लेता, अपने कब्जे में कर लेता है ना। किसी का जमीन है वो उसको हथिया लेता है, यानी जमीन उसका नहीं था, दूसरे का जमीन था, लेकिन वो अब अपने कब्जे में कर लिया है, तो उस तरह के काम को कहते हैं हथियाना। सर्वनाम ले लो, सर्वनाम में आप से बन गया अपनाना। कोई किसी को अपना लेता है ना। मान लो किसी को बच्चा नहीं है तो वो दूसरे के बच्चे को अपना लेता है और वो अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है, तो इस तरह की क्रिया को कहेंगे अपनाना। तीसरा है विशेषण।
विशेषण से जैसे मोटाना, मोटा, मोटा विशेषण हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है मोटा, यानी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता ही बता रहा है कि वो कैसा है, मोटा है। मोटा से क्या हो जाएगा, मोटाना, बहुत मोटा रहे हैं। तो इस तरह के क्रिया को कहते हैं, इस प्रकार का क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया में वाक्य में एक ही क्रिया होगा और वो सामान्य बात की जानकारी देगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी मिला हुआ, ज्यादा होगा, एक से अधिक। तब 2 या 2 से अधिक क्रिया एक ही क्रिया के पूर्ण कराने का बोध कराता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें एक वाक्य में 2 क्रिया एक ही साथ आएगा, अलग अलग नहीं होगा, एक साथ आएगा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व यानी पहले, यानी कि वैसा क्रिया जो पहले एक काम समाप्त करके दूसरे को करेगा। जब कर्ता एक काम समाप्त करके दूसरा कार्य आरंभ करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार का होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है और इसमें एक ही कर्ता होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को प्रेरित करने के लिए, दूसरे को प्रेरणा देने के लिए किसी तीसरे से प्रेरणा दिलवाता है तो उसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होगा कि 2 कर्ता होगा। 5वां है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, सर्वनाम में आप से अपनाना, विशेषण में मोटा से और मोटाना। इस तरह की क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।